हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान के 4 टुकड़ों होने की हुई शुरुआत। पाकिस्तान में मच गया भगदड़। पाकिस्तान को बर्बाद। अच्छा, ये कब से हो यार? भाई यार कहीं अपने अपने पंगे लगे हुए हैं। रियलिटी तो बड़ी मतलब के गंभीर किस्म की है। अब ये वॉच करते हैं तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो एंड में कुछ जरूरी बातें हम कर पाएंगे। तो कॉल ऑन करते हैं, स्टार्ट। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान फिर से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के डाउनफॉल की पूरी क्रोनोलॉजी ही बता दी थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से पहले पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को छीना जाएगा और फिर सिविल वॉर के साथ पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकल पब्लिक के कुछ इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं जहां जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोलती रहती है और ये बात साफ हो जाती है कि जनता पाकिस्तान की सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सब देखते हुए अगर पाकिस्तान के टुकड़े होने की भविष्यवाणी सच निकली तो इससे पाकिस्तान का मानचित्र कुछ ऐसा दिखेगा। पहला हिस्सा होगा नॉर्थ पाकिस्तान में ये पश्तून डोमिनेटेड रीजन खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा होगा बलोचिस्तान, तीसरा होगा सिंध और चौथा हिस्सा होगा पंजाब। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सभी हिस्से पाकिस्तान से अलग होने के लिए इतनी जी जान से क्यों कोशिश कर रहे हैं? आखिर वो क्या कारण है कि भारत की आज़ादी के समय जिन लोगों ने पाकिस्तान के बनने के लिए वोट किया था, आज वो क्यों पाकिस्तान से ही अलग होना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर रीजन की प्रॉब्लम्स को जानेंगे और साथ ही समझेंगे कि भारत पर इसका क्या असर होगा। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है पाकिस्तान का मानचित्र और ये है वे पाकिस्तान के पॉसिबल डिविजन्स। आइए एक एक करके इन रीजन और उनके अलग होने के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। बलोचिस्तान, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रीजन बलोचिस्तान की, जहां की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो खुद को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। ये बलोच लोग आज की डेट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के गले की फांस बन गई है। अकेले 2023 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तानी आर्मी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट प्लेसेस पर 110 से ज्यादा अटैक किए, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स की जान गई। इतना ही नहीं, हाल ही में 25 मार्च 2024 को इसी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस PNS सिद्दीकी पर हमला किया था। दोस्तों, ये हमले बताते हैं कि बलोचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, बलोचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रांत है और इसके अंदर पाकिस्तान का अप्रॉक्सीमेटली 43% क्षेत्र आता है। ज्योग्राफी के मामले में यह क्षेत्र इतना रिच है कि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज भी हैं और साथ ही साथ यहाँ नेचुरल गैस भी मौजूद है। अभी कुछ समय पहले बलोचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉपर डिपॉजिट्स भी मिले थे। बलूचिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यह क्षेत्र साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के क्रॉस रोड्स पर सिचुएटेड है। बलूचिस्तान का कोस्ट भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के काफी नजदीक है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का इम्पोर्टेंट रूट है। यानी कुल मिलाकर बलूचिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट सेंटर भी बन सकता है। अब जब बलूचिस्तान में इतनी सारी खूबियां हैं तो आपको लग रहा होगा कि यह इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग होगा, लेकिन यहां आप गलत हैं क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पूरेस्ट प्रांत है। दरअसल 1947 के बाद से आज तक बलूचिस्तान को नेशनल बजट एलोकेशन में कभी भी प्रॉपर शेयर नहीं दिया गया। इसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में बलूचिस्तान काफी पीछे है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसनेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स आए थे जो बलूचिस्तान की आर्थिक स्थिति को बदल सकते थे। उदाहरण के लिए तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, लेकिन यह प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया,
पाकिस्तान की इस इग्नोरेंस की हम वजह पैसा से खाने में लगे हुए हैं बलूचिस्तान में जनाब। रूरल पॉवर्टी आपका ध्यान बढ़ती ही देते हैं गई। इधर। 1998 से 99 में जहां बलूचिस्तान में 21.1% रूरल पॉवर्टी होती थी, वहीं 2005 से 6 में यह बढ़कर 56.6% हो गई। पर आखिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट बलूचिस्तान को लेकर इतनी इग्नोरेंस क्यों दिखाती है? दोस्तों, इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। दरअसल बलूचिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है और इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस एरिया को निग्लेक्ट करती है। दूसरा रीजन है बलूचिस्तान की कम पॉपुलेशन। कम पॉपुलेशन की वजह से इस एरिया का रिप्रेजेंटेशन भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लिमिटेड ही है। यानी बलूचिस्तान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा नहीं है। इस रीजन की वजह से भी बलूचिस्तान की डिमांड्स को इग्नोर किया जाता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बलूचिस्तान के लोगों को यूं नजरअंदाज करने की वजह से यहाँ के लोगों में गवर्नमेंट के प्रति काफी आक्रोश है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से चीन में जिनपिंग अपने सिंजांग रीजन में उइगर मुस्लिम्स को प्रताड़ित करता है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और ISI मिलकर बलोच लोगों को बहुत टॉर्चर करते हैं। डेटास के अकॉर्डिंग अकेले 2008 में 1102 बलोच लोगों को पाकिस्तानी अथॉरिटी द्वारा अगवा करवा लिया गया था, जिनकी डेड बॉडीज बाद में रोड साइड पड़ी हुई मिलती थी। इनकी हत्याएं काफी बेरहमी से की जाती थीं। इवन 2018 की द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी आर्मी में बलोच लोगों को मरवाने के लिए कई इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का सहारा भी लिया था। बलोच लोगों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार, हत्याएं और टॉर्चर की वजह से अब तक 2 लाख से ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे हिंदू, शिया मुस्लिम और सिख बलूचिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, और जो बचे हैं उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूप में अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। इवन बलूचिस्तान के लोग कई बार इंडिया से अपनी आज़ादी के लिए मदद मांग चुके हैं। बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच ने 2016 में PM मोदी के लिए राखी भिजवाई थी और उनसे बलोच लोगों की मदद करने का आग्रह किया था। वही 15 अगस्त 2016 को दिए गए भाषण में PM मोदी ने अपना सपोर्ट बलोच लोगों के प्रति दिखाया था। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार के अलावा इस प्रोविंस के रूलिंग इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स यानी यहाँ के सरदार और नवाब को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए सरदार्स ने बलूचिस्तान के लोगों के एजुकेशनल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। अगर कोई डेवलपमेंट फंड इस एरिया को अलाउड भी किया जाता था तो उसे यहाँ के करप्ट सरदार हड़प लेते थे। अब इन सब पॉइंट्स के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान की जनता का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, और वे एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर लगातार अटैक करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनवा। दोस्तों, बलूचिस्तान के बाद दूसरे रीजन खैबर पख्तूनवा की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनवा असेसमेंट 2024 की अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो जनवरी महीने में ही आपको इस रीजन में होने वाले टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट की कई खबरें मिल जाएगी, जिनका टारगेट या तो फिर से पाकिस्तानी आर्मी रहती है या फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। कुछ दिन पहले ही इस रीजन में एक सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 5 चाइनीज नेशनल्स की मौत हो गई थी, और इस रीजन में होने वाले ये इकलौते इंसिडेंट नहीं है। अकेले 2023 में यहाँ टोटल 929 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिनमें 329 लोग पाकिस्तानी आर्मी के थे। अब आखिर क्यों ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ इतना आक्रोश है, इसे समझने के लिए हम कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। दोस्तों, बात है 19वीं सदी के अंतिम दौर की, जब अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर बनाने के लिए मॉर्टिमर डुरैंड और अब्दुल रहमान खान के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। 1893 में साइन हुए इस अग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आई डुरैंड लाइन, जो ब्रिटिश इंडिया को, जिसमें उस समय का पाकिस्तान भी शामिल था, उसको अफगानिस्तान से अलग करने के लिए एक बॉर्डर खींचा गया था, ताकि ब्रिटिश एम्पायर उस समय रशिया के बढ़ते प्रभाव से खुद को बचा सके और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन 1947 में पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद ये बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर बन गया। अब इस बॉर्डर को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया
इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में वैलिडेट करती है, लेकिन अफगानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता। वह चाहता है कि डुरंड लाइन को दोबारा बनाया जाए और इसे इंडस रिवर की तरफ शिफ्ट किया जाए ताकि खैबर पख्तूनवा की एथनिक पॉपुलेशन यानी पश्तून लोगों को अफगानिस्तान में इंक्लूड किया जा सके। मगर यह एथनिक पॉपुलेशन की समस्या क्या है? दरअसल डुरैंड लाइन के पास दो मेजर एथनिक ग्रुप रहते हैं। पहले हैं पंजाबी और दूसरे हैं पश्तून्स, और दोनों की ज्यादातर पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम है। पंजाबीज जहां पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्रुप है, वहीं पश्तून्स अफगानिस्तान का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने डुरांड लाइन बनाई तो अफगानिस्तान की एथनिक पश्तून पॉपुलेशन पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। खैबर पख्तूनवा की 90% पॉपुलेशन पश्तून्स की है, यानी पश्तून्स 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गए। साथ ही पाकिस्तान की पश्तून पॉपुलेशन अब पंजाबीज के कंट्रोल में थी, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसकंटेंट की फीलिंग थी। इस रीजन की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक जंग छिड़ गई। इस जंग के एक तरफ है मोस्टली पंजाबी एथनिक कम्युनिटी वाली पाकिस्तानी आर्मी और दूसरी तरफ है मोस्टली पश्तून कम्युनिटी की तालिबान। ये वही तालिबान है जिसको कभी फंडिंग करके पाकिस्तान में सपोर्ट किया था और अफगानिस्तान के टेक ओवर करने पर खुश हुआ था। लेकिन आज यही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब तालिबान खैबर पख्तूनवा रीजन को आज़ाद करना चाहता है। इसीलिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून को अपने लिए सेपरेट कंट्री डिमांड करने के लिए इनकरेज करती है। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर पर अक्सर तहरीक-ए-तालिबान, जो तालिबान की एक पाकिस्तानी ब्रांच है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान पर अटैक्स करते रहते हैं, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जहां ज्यादातर पश्तून पॉपुलेशन रहती है, वहां अब एक नए देश पश्तूनिस्तान की डिमांड आग पकड़ रही है। इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पकड़ खैबर पख्तूनवा पर ढीली पड़ती जा रही है। दोस्तों, तीसरा रीजन है सिंध। सिंध की बात करें तो प्राचीन काल में ये अलग राज्य हुआ करता था, जिसे 711 में राजा दाहिर रूल करते थे और ये यहाँ के आखिरी हिंदू रूलर थे। तब इसे सिंधु देश कहा जाता था। लेकिन राजा दाहिर के बाद पहले सिंध को अरब ने कैप्चर कर लिया और फिर ब्रिटिशर्स ने 1843 में इस पर अटैक कर दिया। मगर जब ब्रिटिशर्स वापस गए तो उन्होंने सिंध को इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं बनाया, बल्कि इसे पाकिस्तान का ही हिस्सा बना दिया। सिंध के लोग इस बात से काफी नाखुश थे, क्योंकि सिंध का कल्चर और एथनिसिटी पाकिस्तान से काफी अलग है। साथ ही इंडिया के डिवीजन के बाद जो कत्लेआम हुआ वो सिंध को भी सहना पड़ा, जबकि सिंध सबसे काम एरियाज में से एक हुआ करता था। इस रीजन की वजह से सिंध के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग एग्जिस्ट करती थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को देखकर सिंध के लीडर जीएम सैयद भी काफी प्रेरित हो गए और उन्होंने 1971 में सिंधु देश मूवमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा। जीएम सैयद का मानना था कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी पा सकता है तो फिर सिंधु देश क्यों नहीं। लेकिन एथनिक डिफरेंसेस सिंध की इंडिपेंडेंस की डिमांड का एकमात्र रीज़न नहीं है। दरअसल सिंधीज की कंप्लेन है कि पावर और रिसोर्सेज के एलोकेशन के मामले में सिंध को वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सिंध के एक बड़े लीडर बताते हैं कि सिंध पाकिस्तान के रेवेन्यू का 63% जनरेट करता है, लेकिन इसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुख्य फंड पंजाब रीजन को एलोकेट किए जाते हैं, जो वहां की आर्मी की पॉपुलेशन का 65% कंट्रीब्यूट करता है। यही नहीं, सिंधीज की कंप्लेन है कि उन पर लैंग्वेज का इम्पोजिशन भी किया गया है। सिंध के लीडर ये भी बताते हैं कि उनकी मेन लैंग्वेज सिंधी है, लेकिन इस एरिया में उर्दू लैंग्वेज का इम्पोजिशन किया गया है। इस इम्पोजिशन की वजह से सिंधी लैंग्वेज का कल्चर एरिया से फेड आउट होता जा रहा है। सिंध में मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सिंध लिबरेशन आर्मी भी बेस्ड हैं, जिसकी वजह से ये रीजन काफ़ी अशांति भरा रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आए दिन सिंध को आज़ाद कराने के लिए कई हमले पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिंबल्स पर करती रहती है। इसके अलावा एक और रीज़न सिंध में चाइना का इंट्रूजन भी है। चाइना सिंध के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर रहा है और फार्म लैंड को भी टेक ओवर कर रहा है, जिसका सरकार द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। सिंध के लीडर का मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पाकिस्तान द्वारा सिंध को डिलिबरेटली सिलेक्ट किया गया है ताकि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके
और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सके। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार चाहती है कि सिंधीज चाइना के स्लेव्स बन जाएं। पर एक सवाल ये भी है कि ये प्रॉब्लम तो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन फिर इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट में इतना सडन सर्ज क्यों देखा गया है? क्योंकि पहले ऐसे फ्रीडम मूवमेंट्स को सपोर्ट करने वाले लोग या तो मार दिए जाते थे या गायब हो जाते थे। आज इस सडन सर्ज का कारण है सोशल मीडिया। असल में मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी भी प्रो फ्रीडम मूवमेंट्स को कवर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन सोशल मीडिया ने सिंधी आइस की वॉइस को ग्लोबली पहुंचाया है और इसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया से सपोर्ट भी मिल रहा है। सिंध के लीडर्स डिफरेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट गैदर कर रहे हैं ताकि माइनॉरिटीज और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के प्रति पाकिस्तान की रिप्रेसिव पॉलिसीज को एक्सपोज किया जा सके। और सिंध के लीडर्स को यह भरोसा है कि एक दिन वो आजादी पाकर ही रहेंगे। पंजाब दोस्तों, लास्ट रीजन है पंजाब। पाकिस्तानी पंजाब में वैसे तो सेपरेटिज्म मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ फॉरेन पावर्स इस हिस्से को अलग करना चाहती हैं। हम बात कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट की। अब इंडिया में तो ये मूवमेंट बेहद वीक है, लेकिन ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में इसके बीज पनप रहे हैं। पर यहाँ में बात यह है कि पहले जहाँ खालिस्तान बनाने वाले लीडर्स इंडियन पंजाब को सेपरेट करने की डिमांड कर रहे थे, वही हाल ही में डिमांड की जा रही है ग्रेटर खालिस्तान की, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब भी शामिल होगा और साथ ही इसका हेडक्वार्टर होगा लाहौर में। तो कहीं ना कहीं भले ही पंजाब रीजन रिलेटिवली स्टेबल हो, लेकिन ये भी आने वाले समय में खालिस्तान फोर्सेस द्वारा सेपरेटिज्म मूवमेंट का सामना कर सकता है। कंक्लूजन तो दोस्तों, देखा आपने, आज पाकिस्तान का हर प्रांत खुद को पाकिस्तान से अलग करने की डिमांड कर रहा है और पाकिस्तान जो आए दिन एक परमाणु शक्ति होने की ढींगे हाँकता है, वो अपने क्षेत्र में उठ रही इन शक्तियों को आज दबाने में नाकामयाब हो रहा है। ऊपर से आर्थिक हालात खराब होने से पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में आजादी मांग ने तेजी पकड़ ली है। अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप बताइए क्या इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार भाई साहब, वाकया में जो इन्होंने बातें बताई हैं बड़ी फैक्ट वाली बताई हैं और रियलिटी बेस्ड बताई हैं। ये नहीं है कि इन्होंने अपने आप से बताया, जो इन्होंने बात बोली है वो एकदम करेक्ट है। पेशावर में रोले लगे हुए हैं, जहरी बात है, अटैक चल रहे होते हैं तो भाई कितने लोग घायल, कितने डेथ, बड़ा काम चल रहा है वहाँ पर। सिंध की बात की जाए तो सिंध में जो भाई साहब जो गांव टाइप वाले इलाके हैं, एक तो कराची है और हैदराबाद है, उसके अलावा इतना कोई भाई साहब बड़ा शहर वहां पर नहीं है, तो वहां पे ज़ाहिर बात है लोगों को फिर तब चढ़ती है। सिंध का लीडर था GM सैयद ना, वो आज से 35-40 साल पहले, 35 साल पहले उसने एक नारा लगाया था, अगर बांग्लादेश अलग हो सकता है तो सिंधु देश क्यों नहीं बन। ज़ाहिर जब बाबा जी सबको कुछ नहीं मिलेगा ना तो यही हाल होगा। आज इंडिया के आप राजस्थान में चले जाओ, वहां पर जाकर देखो, उनका राजस्थान में कहता हूँ कि हमारे पंजाब से ज्यादा आगे है। बिल्कुल आगे। आप वो हालांकि वो सहराई इलाके, वहाँ पे सहरा टाइप इलाके हैं, लेकिन आप जाके देखो सही राजस्थान को। सही बात है वजह, हमारे पास वसाइल होने के बावजूद किस टाइम पे थोड़े बहुते भी थे, हमने बलूचिस्तान को तरक्की नहीं दी। भाई बलूचिस्तान तो अब BLA है, अब तो बलूचिस्तान का भूल ही जाओ, वो तो सीधा सीधा ठोकते हैं। इंडिया के पास 28 स्टेट है, एक स्टेट भी मुतालबा नहीं करती कि हमें ऐसा होती, क्योंकि उनके पास वसाइल, उनके हर चीज का जाल बिछा दिया उन्होंने। वही ना, पाकिस्तान में देख लो भाई साहब, सारे एक दूसरे को ही मार रहे हैं, बोलते हैं हमें अलग करो, अलग करो, हमें आजादी चाहिए। जब सारी आजादी मांग रहे तो एक टाइम पाएगा सारे एक दूसरे से लड़ेंगे। बिल्कुल भाई साहब, सिंध वाले पंजाब से लड़ रहे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये सारे हमें भिड़ेंगे। एक टाइम है अलग, अगर उनको राइट्स न दिए गए, ये चार मुल्क जब बन जाते तो पीछे रह क्या जाता है। सोचने वाली बात है ना, 4 मुल्क बन जाएंगे ना, 4 सूबे 4 मुल्क, ये चीज है ना, वही ना, बड़े हालात खराब हैं यार। ये जो इन्होंने चीजें बताई हैं, वाकई में ये चीजें हो रही हैं, इनको रोका जाना चाहिए। यहाँ पर अगर रुकेंगी चीजें तो भाई कुछ चीज पॉसिबिलिटी रुकेंगी कैसे, कि उनको फैसिलिटीज दी जाए। बिल्कुल, अगर फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं तो भाई हाथों से तो वैसे भी सबको जा रहा है। बिल्कुल, फैसिलिटी लाजमी चीज है, वजह जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिली उनको, तभी तो वो बाहर निकले हुए हैं, रोडों पे आए वो तभी तो रो रहे हैं भाई साहब। सिंध के अंदर इलाकों को देख लें यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी मतलब ट्रेन के थ्रू अगर हम कभी कराची गए तो सिंध के एरिया आते हैं, मैं कहता हूँ कि जिंदगी उनकी बड़ी खराब है। वजह बहुत गुर्बत है, बहुत इतनी गुर्बत है कि बंदा बोलता है कि नीचे लकीर नहीं है, नीचे लकीर से भी ज्यादा। वही ना भाई, बड़े हालात खराब है, तो भाई चाहिए कि करे, नहीं तो भाई 4 टुकड़े वो तो फिर किसी ने नहीं खींचा। लेकिन वही बात है कि भाई होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए यार। अब देखो कायदे आज़म ने इतनी मुश्किलों से, भाई साहब ये लोग कहते हैं कि भाई बड़ी मुश्किलों से इंडिया से हमें
अलग किया है, ये किया है, वो किया है, क्या फायदा। हाँ ना, उसको संभाल के रखना चाहिए ना, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे अच्छा तो हम इंडिया के साथ ही फिर खुश थे। हाँ। तो यार आपके क्या था,